हाँ सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर नमस्कार। जी, जय। नरेंद्र जी नमस्कार नमस्कार। जी जी। एक तो आपने अधिवक्ता महोदय का जो अपील जारी की है वो बहुत सुंदर है। नहीं सर जी, मैं उनसे बात किया, केवल आपका उन्होंने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद वो एकदम से मतलब एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा कि अरे सर, ऐसे व्यक्ति का तो हमारे मऊ में आना बहुत जरूरी है, कैसे मिलेंगे ये। मैंने कहा सर, मैं बात करूंगा, अगर समय मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर हमने कहा कि सर, आप एक रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो के माध्यम से आप उनसे मऊ आने के लिए आमंत्रित करें, और मैं वो वीडियो सर के पास भेज दूंगा। जब उनके पास समय होगा, देखेंगे, सोचेंगे, जब बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। जी सर। आपने उसको सुना? मैंने उसमें लिखा है कि भाव बिना आमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। हाँ सर, एक आपने मैसेज डाला है। हाँ। मैंने सर अध्यक्ष जी को, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने ये मैसेज डाल दिया जो आपने भेजा हुआ है, अच्छा। ताकि उनको पता चले कि हाँ, आपने स्वीकार कर लिया। कर लेकिन लिया है। डेट उसमें नहीं है, अभी डेट हाँ बताना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने उसको एक अपना इंटेंशन शो किया है जी कि जी जी ये आमंत्रण हमें स्वीकार करना ही होगा। जी जी राइट, जी ये उसको कंपलसरी। और फिर हमने उसमें ये कहा कि मात्र जुड़ने से ही 90% विजय पक्का, जी। और यदि 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% विजय नहीं पक्का। सर, इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक व्यक्ति ने आपसे अपेक्षा रखी और आपने वो निमंत्रण स्वीकार किया। ये एक बहुत ही भद्र पुरुष की मतलब योग्यता होती है, जो किसी के निमंत्रण को स्वीकारता है। तो ये आपका बड़कपन है कि आप कहाँ भोपाल, कहाँ मऊ, हजारों किलोमीटर दूर से आना जाना। तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी, बहुत बड़ी। और मऊ की जनता के ऊपर आपका बहुत बड़ा परोपकार होगा नहीं राष्ट्र नहीं हित में। नहीं नहीं, देखिए, जनता इन राजनेताओं की दुष्टता के कारण पीड़ित है। और ये बात जितनी बार भी दोहराने की जरूरत पड़े उतनी बार दोहराने की जरूरत है कि कोई अच्छा राजनेता अपनी जनता के ऊपर गुलामों के नियम नहीं थोप के रखता है। जी तो ये एक सीधी दुष्टता है। हमारे विद्वानों की एक कमी रही है कि उन्होंने इस नजरिए से उसे नहीं देखा। जी संभवतः उनकी सोच को प्रभावित कर दिया गया है शिक्षा के माध्यम से। वो खुद ये सोच चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। एक जी गांधी नामक जो है अपने आप को बहुत विचारक मानने वाले व्यक्ति से मेरी बात हुई है। उसको जी भी मैंने पब्लिश किया है, अभी छोटा, उसको मैंने वो वायरल नहीं किया है लेकिन पब्लिश किया है। जी। मेरी बड़ी लंबी बात हुई, दो अच्छा। पार दो दो, उसमें हमने उसका टाइटल दिया नोक झोंक। जी मतलब उसमें चर्चा नहीं कहा, नोक झोंक। जी और उसके पीछे मेरी सोच ये थी कि आप कितना सीमित देख रहे हैं। वो कहीं कहीं पे अंग्रेजों की सराहना कर रहा था। उसका अच्छे। कहना था कि साहब देखिए, उन्होंने सती प्रथा, ये वो जो जाति और इस तरीके की चीजों पे वो किया। अब इनको ये इतना मालूम ही नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग अपने चरित्र का जस्टिफिकेशन के लिए कुछ कुछ काम करते हैं, जी जिससे उनको लगे कि आप पब्लिक के भले के लिए काम कर रहे हो। राइट। राइट। तो जी ये जो छोटे मोटे काम किए, ये थोड़ी सी जस्टिफिकेशन सत्ता को मिल जाए इस दृष्टि से अंग्रेजों ने किए थे। जी लेकिन वो काम भी आपको उन्होंने जो है नियम तो बनाए, लेकिन नियम को जो है के आधार पर आपको न्याय जल्दी बिल्कुल नहीं दिया। जी तो वो नियम बनाने से क्या फायदा निकला? जी। न्याय वो नहीं दिया उसने। वो न्याय नहीं दिया। अच्छा। जैसे 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 न्याय नहीं दिया, मुझे समझाइए। नहीं नहीं, जैसे मान लो उन्होंने जैसे जो है प्रक्रिया तो वही रखी ना कि एफआईआर दर्ज करके आप जो है ना लंबे चौड़े समय तक जो है ना हाँ उसको हाँ। प्रक्रिया में फंसा के रखो। जी और जी तीस जी, बस तीस समझ गया। 30 साल में न्याय दो, तो न्याय जल्दी कहाँ दिया आप? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उसका तो मकसद ये है कि किसी ना किसी बहाने से आपको जो है ना अपनी प्रक्रिया में फंसा दिया जाए, तो जी आपको लगे कि आपके भले के लिए किया है, जबकि उसने आपको तोड़ने के लिए किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि मान लो आपके भले के लिए किया तो उसी दिन न्याय दे दो ना, यदि यदि इतनी औकात है तो। जी देखिए, इस सिस्टम में ये इतना पावरफुल होगा। और इसमें सबसे बड़ी फायदे की चीज ये है कि हर कोई समृद्ध हो जाएगा। जी मतलब कई लोगों को जैसे
ये नहीं लगना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत होगा तो फिर मेरा क्या होगा। जी जैसे कुछ वकीलों ने मुझसे ये संशय जाहिर किया। जी हमने कहा कि वकीलों जब मजदूर की आमदनी 50,000 से कम नहीं होगी, राइट, जी तो जी वकीलों की कितनी होना चाहिए आप अंदाज लगा लो, ठीक है ना। जी जी और ये प्रक्रिया में धन बांटना एक मकसद है, जी क्योंकि जितना हम धन बांटेंगे जी उसका जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो आपने कई, मालूम नहीं मुझे ध्यान से सुना कि नहीं सुना, हमने जी कहा हम तो फरियादी को 5,000 से लेके 1 करोड़ तक देंगे, जी क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जो है ना किसी को करोड़पति बना सकते हैं, तो जी क्राइम फ्री भारत मिशन तो करोड़पति बनाने की योजना साथ में रखना ही चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फरियादी को भी 1 करोड़ मिलेगा, हम्म, मतलब हर केस में नहीं, डिजर्विंग केस में, जी और गवाहों को भी 1-1 करोड़ मिलेगा, राइट। जी जी उसमें जो और वकील वगैरह हैं उनको भी उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। जी तो अज्यूम करिए कि आपने 15 या 20 करोड़ बांट दिया, जी फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 40 करोड़ मिल जाना है ना। जी तो जितना बांटोगे उतना पाओगे। जैसे दान देने के बारे में कहते हैं कि आप जितना दान करोगे लौट के आपको उससे ज्यादा मिल जाएगा, जी है। जी तुम 1 रुपए दोगे 1 लाख पाओगे, ऐसा कुछ गाना वाना भी है ना जी एक, हाँ है। जी एक एक शायद ऐसा कुछ गाना भी है, हाँ, तुम 10 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा 10 लाख गरीब। देगा, करेक्ट। तो जी ये उसी तरीके का है कि जितना आप बांटेंगे उतना वो होगा, और कैप्चरिंग में लॉर्डशिप हट जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, इतना पैसा तो अकेला मोटर व्हीकल एक्ट से आ जाएगा। इस जी देश में एक्सीडेंट नहीं होंगे, जी एक्सीडेंट फ्री हो जाएगा। जी और ऐसे ऐसे डिवाइस आपकी गाड़ियों में खुद चल के लग जाएंगे जो आप अनुमान नहीं कर सकते हो। आप अपनी लेन में जो है ना गवर्न नहीं कर सकते हो, आप डिस्टेंस के पास नहीं आ सकते हो, और वो बाकायदा आपको वार्निंग भी देगा जी कि नाउ यू आर गोइंग क्लोजर, राइट। तो आप आने वाली गाड़ी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के नजदीक जा ही नहीं सकते हैं, जी जो अभी वर्तमान जो स्थिति है ना और कि कहीं भी जाएंगे तो पेनाल्टी कटेगा, जाएंगे तो वो पेनाल्टी कटेगा, ऑटोमेटिक चालान कटेगा बिना पुलिस के, ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। और बिना पुलिस के, बिना पुलिस के, और आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो जाएगा वो। और अकाउंट से डिडक्ट भी हो जाएगा। और उसमें प्रोविजन रहेगा कि यदि आप इसे चैलेंज करेंगे और आप जीत जाएंगे तो आपका 10 गुना पैसा वापस होगा। जी वो भी है, वो भी है। अच्छा, मतलब very वो good। ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया तो कर दिया, नो। इफ यू कुड डिफेंड कि सिस्टम ने कहीं गलती कर दी है, हाँ, तो आपको 10 टाइम्स वापसी पहले से गारंटेड है, वेरी गुड। और पैसे जो आपके प्रक्रिया में खर्च होंगे वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों लागू कर दिया आपने। हाँ हाँ, न्याय तो मिलना ही चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। न्याय तो मिलना चाहिए। देखिए, व्यवस्था में अब लॉर्डशिप कोई नहीं रहेगा, जी अधिकारी लॉर्ड नहीं होंगे। आज के अधिकारी लॉर्ड हैं यार, बदतमीजी हो रही है, बदमाशी हो रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना, गलती ना, कर रहे हैं। आप जो है ना उनसे वो उनके सामने जो है ना हाथ जोड़ के बैठे हुए हो, और उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, और वो उनका पट्टा जो है ना चेहरे पे लगा के घूम रहे हैं। जी मतलब इस बात का कि मैं इनका भक्त हूं, ये भी वो कहते घूम रहे हैं, उन्हें उसमें लज्जा नहीं आ रही है। जी जी ये बहुत बड़ी बात है। आज देखिए, व्यवस्था में बैठे लोग जो हैं वो कुछ लोग जो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, उनके हाव भाव देखिए आप। अरे उनके श्रीमान जी, मैं बता रहा हूँ कि इस समय चुनाव चल रहे हैं, 20-20 साल, 25-25 साल मर गया है विरोधी, और वारंट जारी हुआ, और करीब करीब 65-70 लोग अरेस्ट किए गए। ठीक, उसमें मेरा एक भतीजा था, वो भी सभा लड़ रहा था चुनाव, उसको भी उठा के डाल दिया। कल रात को 9 बजे, 9:30 बजे जेल से छूटना पड़ा, 9:30 बजे रात। मैं तो उल्टा कह रहा हूं जी कि यदि कोई चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित हो गया जी तो आप वारंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे उसके खिलाफ। अच्छी। यस, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर तो व्यवस्था जो है ना उसको काटने के लिए हो गई है। जो कुछ भी करना है आप नियम बनाओ ना कि वो जो है ना टिकट ही ना लड़ पाए। यस 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 यस। आप जो है उस समय उसको अरेस्ट करके और उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर रहे हो, ये तो दुष्टता है ना। हाँ, ये दुष्टता है, बिल्कुल दुष्टता है।
नहीं, यदि आप जो जो बार बार सुप्रीम कोर्ट इन दुष्ट राजनेताओं से कह रहा है कि साहब आप जो है अपराधी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल के ये नियम बदल दो। बिल्कुल। आज और यदि आप कहते हैं कि जब तक जो है ना फाइनल कन्विक्शन नहीं होगा तब तक जो है ना हर कोई इनोसेंट है, तो जी भाई साहब उस चपरासी ने आपका क्या बिगाड़ा है? जी, जो तो एक चपरासी की नौकरी करना चाहता है वही नियम उसके लिए भी कर दो। कर दो उसके लिए भी, सही हाँ, बात। जो भी नौकरी में है भैया, जब तक तुमको फाइनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक तुम जो है ना बिल्कुल एलिजिबल हो जॉब के लिए। बिल्कुल। मतलब लेट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ जस्टिस। स्टार्टिंग में ही कर दो ना सारी चीजें, क्या आप बिना मतलब की काम कर रहे हो उल्टा पुल्टा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अगर वो क्रिमिनल है, अपराधी है, तो उसको चुनाव का हिस्सा क्यों बनने दे रहे हो? उसको खत्म करो उसको। जो आप जो है चपरासी का कर रहे हो कम से कम उतना तो जो है ना नेताओं का भी कर ही दो ना। नहीं, हाँ लेकिन ये देखो, लेकिन ये मोटी खाल के लोग हैं। हाँ, मोटी देखिए खाल। देखिए, इनसे लड़ना, इनको तो पराजित ही करना नहीं, पड़ेगा। वो भी अपने उसका सर, देखो मैं एक उस। बात कहूँ, एक हाँ, बात कहूँ, जब मोटी खाल के लोग होते हैं तो उसको, वो उससे इंजेक्शन नहीं काम करता। उसमें जानते क्या करते हैं? मोटी खाल के ऊपर नमक डाल दिया जाता है और वो अपने आप उस पर ब्लड व्लड फेंक करके वो पतली खाल हो जाती, खत्म हो जाता है वो। तो ये हमारा जो अपराध मुक्त भारत मिशन है, ये ऐसा नमक है कि मोटी खाल को गला करके रख देगा, पक्की बात है। नहीं, लेकिन अभी आज तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि इन्होंने कितनी मोटी खाल रखी हुई है कि हाँ 2004 से 40-42 साल जो व्यक्ति अपनी सेवाएं देंगे जी, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत और बहुत। उन्हें पेंशन ना देने के पीछे क्या आपकी कोई घृणित सोच है? तो मुझे नहीं मालूम है कि इन राजनेताओं की क्या सोच है, लेकिन मुझे लगता है ये इनकी घृणित सोच का हिस्सा है। ये क्या हाँ चाहते हैं कि आपके, देखिए कुछ जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं जो कहते हैं ऐसी कम तैसी, मैं तो ईमानदारी से नौकरी करूंगा और रिटायरमेंट में जो पेंशन मिलेगी वो काफी है, राइट? जी जी, ये दुष्ट आपको कह रहे हैं कि साहब आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी तो भ्रष्ट हो जाइए। भ्रष्ट हो तो जाइए। क्या भ्रष्ट बनाने की का ये षड्यंत्र है, पेंशन ना देना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा जो है, यदि आपको लगता है कि इन्हें काम वाली बात है, तो हम तो जो रिटायरमेंट के वाले हैं उनको ढेर सारे काम दे सकते हैं। जी मतलब जो है इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया में वो दे कैन प्ले रोल। जी, तो सोच मुझे जो लगता है, आई मे बी द रॉन्ग, आई मे नॉट बी राइट, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंशियल बर्डन से ज्यादा कहीं ये सोच उन का टारगेट वो तो नहीं है जो ज्यादा जो है ना जिनकी रीढ़ की हड्डी ठीक सीधी है, जी उनको ठीक करना कहीं इनका मकसद तो नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब इन्होंने अभी कुछ कंडक्ट रूल में भी कुछ चेंजेस किए हैं और वो भी ब्यूरोक्रेट्स को तोड़ने के लिए किए हैं कि ब्यूरोक्रेट्स तुम राजनीति में मत घुसना। हाँ तो ये तो दुष्टता है। बिल्कुल। आप ये बताइए, आप एक दिन शपथ लेंगे और आपको पेंशन मिलेगी। जी सिर्फ शपथ लेने पे पेंशन मिलती है। जी यदि इसके बाद वो गिर जाती है या हाउस डिसॉल्व हो जाता है तब भी आपको पेंशन मिलेगी। बिल्कुल सर, सर्वविदित है ये। और उसका अलग अलग पेंशन मिल रहा है। तो कुछ देयर आर पीपल जो 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं इस देश के साथ एज ए कॉन्सेप्ट। ये क्या बहुत घृणित काम नहीं है? जब आप दूसरों की पेंशन बंद कर रहे हो तो आपको पेंशन लेने का क्या हक है? ये घृणित ही नहीं है, ये अपराध है। राष्ट्र की जनता के साथ बहुत बड़ा अपराध है। इस पे क्रिमिनल एक्ट बन सकते हैं इन राजनेताओं के खिलाफ। अगर देखा जाए तो इनमें क्राइम बन सकता है, इनको बनाया जा सकता है क्रिमिनल। और मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं की संपत्तियां जो है बढ़ गई हैं, तो इसका हमें इनकी जांच जरूर कराना चाहिए। तो डिजिटल वो होने के बाद इनकी संपत्तियां भी बेनामी कहीं बचना नहीं चाहिए। ये जब भी संभव हो सकता है जब सर हमारा 21 से जो हमारी शर्तें हैं वो पूरी होगी, तभी ये सब चंगुल में आएंगे। अदरवाइज अभी तो जो कानून है करेक्ट, उसमें चंगुल में नहीं आने आप वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब कानून बनाने की शक्ति आपके हाथ में होगी जी
तो धीरे धीरे हर तरीके के कानून बनते जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि ये शक्ति जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो हमारा देश इतना समृद्धवान हो जाएगा, इसलिए कि एक अपराधी आदमी के पास 15,000 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, तो ये बाकी जो घोटाले बड़े हुए हैं, लोग नाम लेने की जरूरत नहीं है किसी की। इन देश के राजनेताओं के पास कई हजार करोड़, कई हजार करोड़, अरब ऐसे बोलिए तो भी चला, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। इतना पैसे इन लोगों के पास होंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो महज कुछ लोगों के पास है और मतलब हमारे देश की जनता का है वो। अच्छा, आप एक बताइए कि भाई संवेदनशील जो चर्चा अभी चल रही है जी। वो समझना पड़ेगी। एक कॉल आ रहा है, इसको जरा मैं डिस्कस करके उसको अटेंड कर, एक सेकंड। अटेंड करिए सर, अटेंड। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए कितनी मोटी खाल काफी जगहों पे कर रहे हैं। हाँ। जैसे किसानों के केस में वो स्टेट होम मिनिस्टर का जो लड़का था, उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी थी। राइट। और इन्होंने उतनी ही मोटी खाल उसमें दिखाई कि आज वो स्टेट होम मिनिस्टर आज भी है। जी। अभी जो लड़कियों के बारे में हो रहा है, जी। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की लड़कियां किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन के कोई आंदोलन करेंगे। जी। तो ये जो बाकी लोग पहुंच रहे हैं, जो बातचीत करने पहुंच रहे हैं, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये तो रोटियां सेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। राइट। लेकिन जो मूल कारण है वो तो सही है कि धुआं उठ रहा है तो आग तो वहां लगी है। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। बृजभूषण जी का चरित्र कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कोई महात्मा संत थोड़े ना वो। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा को उन्हें तत्काल क्यों नहीं हटाना चाहिए। जी। और दूसरी बात है, नहीं, उनको या तो तत्काल हट जाना चाहिए, सवाल नंबर 1, और नहीं हटे तो आपको हटा देना चाहिए। हाँ, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, एक्सीडेंट ट्रेन का हुआ, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ। आप क्यों नहीं करते हैं? उस इतिहास को क्यों नहीं दोहराते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इनको तो कोई कहने वाला नहीं था कि आपके वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसमें रेल मंत्री का कोई मतलब थोड़े ना है। लेकिन नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि मैं आखिर में इस पद के लायक नहीं हूँ। तो इन महापुरुषों से सीखते क्यों नहीं हो? तो एक समय तुम बहुत बड़े महापुरुष हो गए हो, तुम्हारी वाकई में चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। जिस चमड़ी मोटी के लिए सर आप बात कर रहे हैं ना, वो वाकई में मोटी हो गई है। इनकी आंख में सुअर के बाल और इनके शरीर चमड़ी मोटी। आंख में सुअर के बाल का मतलब समझ रहे हैं? कोई दया नहीं, कोई कृपा नहीं, कोई मतलब रहम नहीं। हरियालू आंसू बहाते हैं झूठ मूठ के सब। एक मर्यादा होती है, अपनी बेटियां होती हैं तो भी मर्यादा होती है, अपनी बेटी होती है तो भी एक मर्यादा होती है। ये तो बेचारी खिलाड़ी हैं, उनके साथ मर्यादा से रहना, उनके साथ ये करना। जी। और वो ऐसी छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है। कम से कम कुछ तो लज्जा होना चाहिए। नहीं, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री टोटल निर्लज है, बेशर्म है। हमारे जो गृह मंत्री हैं निर्लज हैं, बेशर्म है। इन खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपने टेबल पे बुलाते, अपने पीएम हाउस पे बुलाते, पूछते कि बेटा बताओ क्या दिक्कत है? ये घास तक नहीं डाल रही है। ये तो शर्म की बात है ये सर। और इस पे भी आग न उबले लोगों का। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहने लगे कि आप मैंने कहा उनके इतने विद्यालय हैं, इतनी जो है जेट विमान है। उन्होंने बोला आपने उसमें कितना पैसा दिया है? हमसे पूछा कितना पैसा दिया आपने, क्या सहयोग है? उन चीज़ों को उन्होंने जो एकत्रित किया उसमें आपका क्या योगदान है? मैंने कहा मेरा योगदान है, वो राष्ट्र का पैसा है, उनके बापू का पैसा नहीं है। इतना पैसा कहाँ आया उनके पास? इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? ही वॉज ए सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुछ चीज़ें होती हैं, कहाँ से इतने पैसे आ गए? ये राष्ट्र का पैसा है, मेरा पैसा है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मेरा योगदान नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। बहुत ही सही बात आपने कही। अब वो ठाकुर है, नरेंद्र सिंह ठाकुर हैं, तो ठाकुर की विदाई में करे। अरे ये क्या मतलब है? हम छत्री इसलिए नहीं है कि अन्याय और जुर्म को बर्दाश्त करें। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात।
इसमें जातीयता की कोई बात ही नहीं है। ये लड़कियों की जाति होती है कोई? ये लड़कियां रो रही हैं, बिलख रही, चिल्ला रही हैं, शर्म नहीं आ रही देश में? और आप लाठी एक चार्ज सीता कर रहे रोई हैं। थी, एक सीता के आंसू गिरे थे, रावण की गुंडागिरी और 72 चौकड़ी रावण की गुंडागिरी खत्म हो गई थी। एक द्रौपदी के केवल एक आंसू गिरे थे, 18 छोड़ी सेनाओं का सत्यानाश हो गया था सर इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ हो आप, ये हमारी सीता बहन बेटियां रो रही हैं, ब्रजभूषण को लेके पकड़े हो दुर्योधन को, क्या मतलब है भाई? नहीं, ये निर्लज्जता है। बिल्कुल निर्लज्जता है सर, मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अपराध मुक्त भारत मिशन इन सभी निर्लज्ज राजनेताओं को एक संदेश देना चाहेगा कि अब जी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारी पराजय तय है। और जी क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत आप लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ऐसा परिवर्तित दृश्य होगा जी जहां पूरा भारतवर्ष छत पर चढ़ा होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्तों के विजयी होने का संकल्प लेगा। इससे जी। बड़ी विजिबल डेमोक्रेसी कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। मैं सभी राजनेताओं को आगाह करता हूं कि यदि उनमें थोड़ी सी भी सज्जनता है, जी वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, देश के 21 लक्षों को जमीन पर उतारें। अन्यथा निर्लज्ज राजनेताओं, तुम्हारे पतन का समय आ गया है, तुम्हारे जेल जाने का समय आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त न केवल विजयी होंगे, बल्कि उनके चाणक्य की जिम्मेवारी है कि नियम कानून और टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके जमीन पे उतार दें। यह जी जिम्मेवारी चंद्रगुप्तों की नहीं है। जी और हमारा जो चंद्रगुप्त है क्राइम फ्री भारत का, वह उतना ही असहाय चंद्रगुप्त है जितना कि वो सम्राट चंद्रगुप्त असहाय था। जी उस समय का चंद्रगुप्त, जो सम्राट चंद्रगुप्त था, जी। वो दो चीजों से बंधा हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से और जी। अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। वाह क्या बात। हमारा चंद्रगुप्त भी जो है बंधा हुआ प्राणी है। वो जी क्राइम फ्री भारत मिशन से और 21 लक्षों से बंधा हुआ है। जी और हमारे हर चंद्रगुप्त को ये क्लियर होना चाहिए कि वो तो 1,000 2,000 लोगों को जोड़ेंगे, हम तो उसे लाखों की जीत से जिता रहे हैं। तो जी वो जीतने वाला प्राणी नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना, वो चंद्रगुप्त को जिता रहा है। तो जी क्राइम फ्री भारत मिशन बिना मांगे आपको टिकट भी पहुंचा रहा है, बिना खर्च किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना अपने लिए टिकट मांगे आपको विजयी बना रहा है। और मेरिट लिस्ट पे आने पे आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बना रहा है। लिहाजा हमारे चंद्रगुप्त को हमेशा ये याद रखना होगा कि वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और 21 लक्षों से बंधे हुए हैं। हमें 3 महीने से 1 साल के अंदर अधिकांश चीजों को जो है, चाहे हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही जमीन पे क्यों ना उतारें, हम उन्हें जमीन पे उतार देंगे। बधाई सर, बधाई आपको। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि जो ये ऑर्डिनेंस जारी हमें करना ही पड़ेंगे, क्योंकि इन दुष्टों की राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी मृत आत्मा जागने वाली नहीं है, तो अच्छे कॉज के लिए भी ये सपोर्ट तो करेंगे नहीं। लिहाजा हमें ये इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के आधार पर बदलना होगा। हम इसको एज ए अवसर उपयोग में लाएंगे, तो हम इसको उसको लेफ्ट होने देंगे। और ये 6 महीने में जो चीजें हमें इम्प्रूवमेंट उसमें करना है, उस इम्प्रूवमेंट पे होमवर्क लगातार जारी रहेगा। और अगला ऑर्डिनेंस जो है ना, रिफाइंड एक्ट के साथ आएगा। इस प्रकार हमें 4 साल में 8 रिफाइनमेंट के मौका मिलेंगे और 4 साल में हमारी पूरी मेजॉरिटी राज्यसभा में हो जाएगी। तो उस समय हम लोकसभा में भी 100% होंगे और राज्यसभा में भी 100% होंगे। और फिर इन सब नियम कानूनों को जो है विधिवत एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। भारत पार्टी विहीन प्रजातंत्र में पहुंच जाएगा, जहां पर मंत्री भी इलेक्ट होंगे और मंत्री अपनी काबिलियत पे इलेक्ट होंगे। मतलब लेजिस्लेचर में तो वो बन गए हैं, लेजिस्लेचर के बाद उनको
काबिलियत के आधार पर ही पोर्टफोलियो मिलेगा। तो उन्हें आगे का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी पे नहीं मिलेगा, अपनी काबिलियत पे मिलेगा, और जी। उसका भी इलेक्शन ऐप के माध्यम से होगा। जी ये बातें हमने इशारा किया है अपने 21 लक्ष्यों में जी कि जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सेपरेशन हो जाएगा। जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, लेकिन वो वहां जवाब देने के लिए बैठेंगे, और जी वो जो जवाब देंगे वो जवाब पूरे रिकॉर्डेड होकर जब दोबारा चुनाव होगा तो उसमें उनकी स्क्रूटनी करने के लिए यूज किया जाएगा कि देखो ये मुद्दा आया था, आपने ये जवाब दिया, तो वो जवाब हवा में नहीं चला जाएगा। जी तो इस तरीके से चुनाव की गुणवत्ता बहुत ऊंची होगी और एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव होगा। 2024 के बाद 2029 में पोलिंग बूथ में किसी को नहीं जाना होगा। जी वो अपना वोट आज की तुलना में ज्यादा फेयर तरीके से ऐप के माध्यम से दे पाएगा, और इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। ये जी। ऐप इन्फॉर्म करेगा कि ये पार्लियामेंट इनका चरित्र क्या है, और इसके लिए ओपन डिबेट्स होंगी, और उन ओपन डिबेट्स को जो है ना इनको पार्टिसिपेट करना होगा, उसको रिकॉर्ड करके जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है, दैट एक्सट्रैक्ट विल बी सेंड टू द ऐप, और ऐप जो है ना सभी का एक्सट्रैक्ट दिखाएगा, और जब लोग उस एक्सट्रैक्ट को देख लेंगे तब जो है दे विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट कि नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर। इन्फॉर्म्ड वोटर होने के बाद ही आपको जो है ना वोटिंग की विंडो खुलेगी, उसके पहले वोटिंग की विंडो ही नहीं खुलेगी। इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड यू कैन नॉट वोट। जी मतलब वोट देने के लिए इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो अब जो वैसे ही जो वोट करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना इन्फॉर्म्ड हुए वोट नहीं दे पाएगा। इन्फॉर्म बोले तो इन्फॉर्म बोले तो बोलिए। इन्फॉर्म बोले तो इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि आपके हर चीज के ऊपर एनालिसिस होगी। यदि पैसे पहले तो जो है जिसके खिलाफ अपराध होगा वो आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, राइट जी जी राइट। लेकिन जो है आपके जो यदि एज्यूम करिए कि आप एक्सोनरेट भी हो गए, हाँ तो भी जो है उन चीजों का जो कि आपने क्या किया था उस पे आपको ग्रिल किया जाएगा कि आप एक्सोनरेट जरूर हो गए, लेकिन जी। आपको क्या कहना है इसके बारे में, अपराध पाए कायम क्यों हुआ आपके। जी अब बात समझ रहे हो ना, आपका जो जी, है समझ गया। तो भी आपको ये बात बताना। इनफॉर्म का मतलब है कि आपकी काबिलियत के बारे में आपकी ग्रिलिंग होगी, आपकी जो है काम के बारे में ग्रिलिंग होगी। यदि आप पहले विधानसभा में या पार्लियामेंट में रह चुके हैं तो जी। उसमें आपने क्या किया, कितने जी। क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। या यदि आपने पिछली बार कुछ नहीं किया तो अगली बार आप क्यों बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। करेक्ट। तो उसका जो है ना असेसमेंट पब्लिक करेगी, तो उसको ये सब चीजें जब पब्लिक को बताई जाएंगी, जब हाँ। पब्लिक वीडियो को देखेगा, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब उन जी। क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ही आप वो करेंगे। तो ये बात। ये इन्फॉर्म्ड वोटिंग मतलब यू नो योर कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कह दिया कि आपको पैसे दे दिए इसलिए आपने वोट किया, वो नहीं होगा। जी जी और ये पैसे वैसे देना तो संभव ही नहीं होगा, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब ये सब ड्रामा नाटक तो होना ही नहीं है। होना ही है हो सकता। हाँ, ये इसके लिए इतने इतने चीजें कर ली जाएंगी। क्यों? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें कोई किसी का कैनवासिंग नहीं करेगा, केवल कैंडिडेट ही अपनी कैनवासिंग कर पाएगा, राइट। और वो भी डिजिटल तरीके से होगी। इसमें आप हमारा वीडियो देखिए कि कैसे एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा, और उसके ऊपर हमारे कई 2-3 वीडियोज हैं, उनको आप खोज के देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परिवर्तित भारत खड़ा हुआ है, और मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जो कहते हैं कि साहब ये कैसे हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, जब ये सभी राजनेता सभी पार्टियों के पराजित होने वाले हैं तो ऐसा क्यों नहीं होगा, ये बात कोई मुझे बताए। नरेश जी, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा होना ही होगा। हाँ, होना ही होगा। और अब तो हम वो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे जो इन लोगों ने नहीं किए हैं। जी जैसे जो कहीं कहीं सुपीरियरिटी है, जैसे क्राइम फ्री जो भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहेगा। जी आई एम नॉट योर वेल्थ। जी भारत किसी की वेल्थ नहीं है। जी
भारत अपने देशवासियों की बेल्ट है। जी कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है कि वो अंग्रेजों की बेल्ट है। जी आपको मालूम है कि जहां जो कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां हमारे एम्बेसडर नहीं होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं केवल। अच्छे हाँ, तो ये जो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ये खत्म कर दी जाएंगी, सब एक जगह उस पे आ जाएंगे। और ये कोई कॉमनवेल्थ नहीं है, भारत पूर्णतः सॉवरेन नेशन होगा। भारत नहीं, के जहाँ जहाँ भारत के कॉमनवेल्थ भारत के जिस भी कंट्री में है। भारत के आर्टिकल 1 को, जो संविधान का आर्टिकल है 1 है, उसको भी संशोधित किया जाएगा। हम्म, उसमें ही लिखा जाएगा कि भारत इज ए रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट कंट्री। या उस अभी क्या लिखा हुआ है उसमें? इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। डोमिनियन स्टेट, पूरे राइट। संविधान में कहीं आपको रिपब्लिक या वो नहीं लिखा है, वो प्रियम्बल में लिख लिया है आपने। प्रियम्बल जी इज नॉट पार्ट ऑफ योर संविधान। जी प्रियम्बल तो परिचय है केवल। जी तो ये बात आपके मूल संविधान में लिखा होना चाहिए। जहाँ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है वहां लिखना चाहिए था ना कि भारत एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है। भारत को कहीं कंट्री नहीं लिखा गया है, पूरे संविधान में भारत को कंट्री नहीं कहा गया है। यस यस यस। कंट्री सबसे ही संबोधित नहीं है। कितनी बड़ी बात है, इन सब के बावजूद कंट्री लिखा नहीं गया है और भारत कंट्री है। इन दोनों में फर्क क्या बताने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आज के डेट में भले ही हम कहें कि अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं किया, बट हम आज़ाद तो हैं। अब तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस विषय पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, Right, क्योंकि right. अभी अभी लंबा हो रहा है, तो इसको लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है सर, इसको अपन यहीं पे रोकते हैं और थैंक यू सर। अगले सेशन में अपन इसमें बात बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया। ये हमारे साथ साथ लगता है कि ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं से हम लोगों को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं रहा है। रोजी रोटी कमाना, नौकरी पेशा करना, बिजनेस व्यापार करना, इसी में उलझे रहे और उलझने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो नॉलेज मिला, ये बहुत बड़ी नॉलेज आपने दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। देखिए, ज्ञान नहीं बांटना है, समाधान देना है। जी तो ज्ञान बांट के लोगों से आंदोलन थोड़ी कराना है। जी हम तो परिवर्तित नियम लाके उसको जमीन पे उतार देंगे, उसको कानून बना देंगे। जी लोगों नहीं, ये को तो ज्ञान भी लोगों को ज्ञान लोगों भी नहीं लोग बांट रहे थे अभी तक। अभी तक तो ये ज्ञान था ही नहीं, तो ज्ञान बांटेगा कहाँ से कौन? नहीं, ये सोच और चिंतन का विषय नहीं था। जी और बेसिकली जिनके पास ज्ञान है उनको कुछ ना कुछ थमा दिया गया है, उनको उनके मुंह बंद कर दिए हैं। आज आप बताइए, सही बात कहने की औकात कितने लोगों की है? पत्रकारों की भी सही बात कहने की औकात नहीं है। ना ना ना, कतई नहीं है। तो जब पत्रकार सही बात कहने की औकात नहीं रख रहे हैं, हाँ, तो क्या उन्हें अपने आप को चतुर्थ स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी कहने का हक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि अब बहुत हो गया है चाटुकारिता, अब आप देश के लिए काम करिए। जी सही मायने में जो है डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ बनिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब बदलाव दरवाजे पे खड़ा हुआ है। क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों को जन जन तक पहुंचा दीजिए। आप भी क्राइम फ्री भारत को जो है ना, हमें लोगों को जोड़ने में मदद करिए। आप ये काम करेंगे, हम आपको परिवर्तित भारत देंगे। तो जो हमारे सुभाष बाबू का जो स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्राइम फ्री भारत मिशन और मैथिली शरण गुप्त का आपके प्रति संदेश है कि तुम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा। थैंक यू सर। इसी के साथ जो है इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब।